गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को साथ में देखते हैं डिटेल के साथ। वो भी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके जीके जीएस दोनों ही संबंधित होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या देख रहे हैं अभी, एमपी या यूपी, जो यूपी एमपी यूपी हो, जो एसआई के एग्ज़ाम है उसके हम प्रीवियस पेपर देख रहे हैं। यह जो सेशन है ये आपका यूपी पुलिस और लेखपाल से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो कि आई हुई एग्ज़ाम में आए हुए, जो पहले एग्ज़ाम हुई है उनमें आए हुए, हम वही देख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए चलते हैं हमारी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, क्या है? भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर या फिर मुद्रास्फीति की दर। क्या होगा, किसके अंतर्गत आता है भारत में कर्मचारियों हेतु जो महंगाई भत्ता है वह तय करने का आधार? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है क्या। देखो, अब जो उपभोक्ता सूचकांक है यह क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर कहा जाता है सीपीएल। दो चीज़ है, एक तो सीपीएल बोला जाता है और एक क्या कहा जाता है आपका, यही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखो, इसके साथ साथ देखेंगे घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो गणना है यह वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो औसत मूल्य होता है उसकी गणना की जाती है। तो जो महंगाई का भत्ता हुआ या खरीदा हुआ, या फिर आपको कहा जाए सेवाओं का औसत यह मापा जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो आप क्या बताओगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय रिजर्व का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1939, 1949, 1959 या फिर 1969। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, यह किस वर्ष किया गया? तो क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949। देखो, अब ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था। जब ब्रिटिश का राज था तो उस समय क्या था? यह स्वामित्व वाला बैंक था। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें भारत में कब किया इसे? 1 जनवरी, क्या बताओगे आप? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कहाँ पर? अपने इंडिया में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1921, 1931, 1941 या फिर 1951। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूछा गया है कि प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951। याद रहना चाहिए आपको यह क्वेश्चन। देखो, सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई थी। कब? 1951 में। और योजना आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे कहे कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताओगे? 1951 में ही किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 8 दिसंबर, याद रहेगा, 8 दिसंबर को 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने पेश किया था, तो आप क्या बताओगे? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 8 दिसंबर 1951 में। कहाँ पर पेश किया था? तो संसद में पेश किया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? ध्वनि, यानी कि ध्वनि कह लो या शोर बोल लो, जो चीज़। ऑप्शन है आपके पास डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर और एक और क्या है आपका? एक्सोस्टिक। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, आपको सभी को तो इसका आंसर पता ही होगा कि आवाज़ या ध्वनि कहा जाए या शोर कहा जाए, इसे काय में नापते हैं हम? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। देखो, ध्वनि का है या आपको शोर का है या फिर आवाज़ का है, ठीक है।
जो हमारे कान में बहुत तेजी से सुनाई देती है वही चीज़ें जो भी कहे आपसे, तो आप क्या बताओगे? ध्वनि शोर की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती है या इसे मापी जाती है। इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो इसे संक्षेप में डीबी कहा जाता है, डेसिबल को। ठीक है, इसे मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अब इसे जो मापने वाला यंत्र है उसे हम क्या कहते हैं? लार्म बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? लार्म बैरोमीटर कहा जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। देखा होगा आपने, ग्लास है, ये आपका ग्लास समझ लो, अपने बर्फ डाला तो आधा हिस्सा उसके अंदर दिखता है और आधा अपने को ऊपर दिखता है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर कितना रहता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? 0.5, 0.3, 0.1 या फिर ओनली 1। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.1 हिस्सा। थोड़ा सा हिस्सा रहता है, ऐसा नहीं है कि आधी बर्फ रहती है, आधी बर्फ नहीं रहती है। आपने देखा होगा बहुत कम रहती है, पर रहती है, ऊपर ही रहती है। ग्लास ले लो, जूस ले लो, कोई से भी ऐसे बर्तन में अगर हम बर्फ़ की जो छोटी छोटी स्लेटें होती है या बर्फ़ डालते हैं तो वो ऊपर की ओर तैरती है, तो उसका कितना हिस्सा रहता है? 0.1। आगे चलते हैं हम। प्रोटीन का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान खालिस्तान का समान होता है। किसके समान होता है प्रोटीन का द्रव्यमान और किसका होता है? ये पूछा है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, आइसोप्रोन का या फिर अल्फा कण का। अब देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ऐसा कौन सा है जिसका द्रव्यमान समान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। 57। देखो इसका सही जवाब होगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग समान ही होता है, 1.6 कुछ इस तरीके से होता है। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कवोका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कवोका का जो अध्ययन होता है इसे क्या कहते हैं? कवक कहा जाए, यानी कि फफूंद। देखते हैं साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइक्रोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है कवकों के अध्ययन को? देखो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइक्रोलॉजी। देखो कवक माइक्रोलॉजी विज्ञान कवक प्रजाति का ज्ञान है, यानी कि इसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसमें उनकी जो जैव रासायनिक विशेषता होती है ना, कवक की जो जैव रासायनिक विशेषता होती है, उन्हें आनुवांशिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो कवक किस तरीके के होते हैं? देखो कवक में एक तो ना तो जड़ होगी, ना तना होगा, ना ही पत्ती होगी, ये चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो जड़ तना पत्ती नहीं होती तो वो क्या होते हैं? परजीवी अथवा मृतजीवी होंगे। देखा होगा आपने फफूंद लग जाती है अक्सर, अगर दीवार ठंडी हो तो वहाँ पे फफूंद लग जाएगी, या बरसात के मौसम में देखा होगा आपने एक छतरी टाइप बन जाता है रास्तों पे जाते हैं तो, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ कवक के अध्ययन में आती है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता था? आप क्या बताओगे? माइक्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है क्या, थायराइड है क्या, पीयूष है क्या या फिर लाल ग्रंथि है? क्या होगा इसका सही जवाब? मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका सही जवाब होगा आपका थायराइड। अब देखो थायराइड क्या है? अधिकतर बच्चों को तो पता होगा कि हाँ थायराइड होती है सबसे लंबी, परंतु थायराइड है क्या? देखो थायराइड एक यू आकार की ग्रंथि कैसी इस तरीके से होती है। देखो मैं बताती हूँ आपको थायराइड किस प्रकार की होती है, ऐसे यू प्रकार की होती है। ठीक है, यू आकार की ग्रंथि है जो गर्दन के सामने स्थित होती है। जो हमारी गर्दन है जस्ट गर्दन के सामने होती है, जो हमारा गला है वहाँ पर। सामान्य थायराइड ग्रंथि को दाएं और बाएं लोब में विभाजित किया गया है, जो बीम में स्थमस द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारी जो गले में जो थायराइड ग्रंथि है, जो हमारी हड्डियाँ है गले की, इसमें जो जुड़ी होती है जो बीम है उसे क्या कहते हैं? स्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं थायराइड ग्रंथि। अब जो थायराइड ग्रंथि है इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आप क्या बताओगे? थायराइड ग्रंथि में से थायराइड हार्मोन बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? रक्त का थक्का किसकी कमी के कारण नहीं जमता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन B12। किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखो विटामिन के का सिर्फ एक ही काम है क्या कि थक्का नहीं जमेगा रक्त का? नहीं, और भी काम है। चलो देखते हैं हम क्या है वह। यह शरीर की के लिए लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है यानी कि ब्लड, उनका निर्माण करता है। अब इसमें कमी से क्या होगा?
अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इसकी कमी से नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हेमोलाइटिन, जो हेमोलाइटिन एनीमिया होता है वह हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर आपसे कहे कि विटामिन के की कमी से नवजात शिशु में किसकी कमी हो जाती है या कौन सा रोग होता है, आप क्या बताओगे, इसी कमी से नवजात शिशु में हेमोलाइटिल एनीमिया हो जाता है। अब इसके स्रोत क्या है, कैसे होता है, देखो एक तो कीवी हो गया, एपोकेडा हो गया, अंडा हो गया, दूध, नट्स, सब्जी आदि, ये इसके स्रोत है। अब इसका कार्य क्या होगा, देखो कार्य यह प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए ज़रूरी है। देखो इतने सारे काम करता है विटामिन की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्लोरोफिल में क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम। एक तो मैग्नीशियम और एक मैग्नीशियम है। 61वां क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्या होता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम होता है। देखो अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एक यौगिक है। क्या है, यह एक यौगिक है। देखते हैं हम, यौगिक है जिसे कीलेट कहा जाता है। इसका एक और नाम है, आपको इसे फिर क्लोरोफोल कहेगा या फिर आपको क्या कहेगा, कीलेट, कीलेट, ठीक है। जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन होता है जो हाइड्रोजन, कार्बन और अन्य तत्वों जैसे जो ऑक्सीजन होते हैं और जो नाइट्रोजन होते हैं इनसे बने एक जो बड़े कार्बनिक अणु से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है इसमें, तो यह क्लोरोप्लास्टर में स्थित होता है जो पौधों की कोशिकाओं में क्या करता है, छोटी संरचना है। सबसे जो पौधों में अगर आपसे कहे कि सबसे छोटी संरचना कौन सी है, तो पौधों की सबसे छोटी संरचना क्लोरोफिल ही है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल या फिर ऑरेकल। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखो जावा क्या है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम कहा है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं कहा गया है, ठीक है। किसने, सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलेडा द्वारा विकसित किया गया था। कब, 1955 में, ठीक है। इसे 1955 सन में माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मूल्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया था। किसके रूप में, जावा के। क्लियर है, यह क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है। किसके द्वारा विकसित किया गया था, सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।